सोचिए अगर एक बिजनेस डील होती है, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, तो लोग सीधे कोर्ट जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, हर्जाना मांगते हैं और बात वहीं खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। पर जब कोई रोमांटिक वादा टूटता है तो क्या होता है? क्या किसी का दिल तोड़ने पर सीधा जेल भेजा जा सकता है? मेरा मतलब है, क्या एक टूटा हुआ वादा कानूनी तौर पर रेप का रूप ले सकता है? ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। और आज हम जिस केस की डीप डाइव करने वाले हैं, मतलब 2025 का सुप्रीम कोर्ट केस जसपाल सिंह कौरल बनाम स्टेट ऑफ दिल्ली, वो इसी मुद्दे पे है। हाँ, और इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम समझें कि कानून, जज्बात और अपराध के बीच की लकीर आखिर खींचता कहाँ है। बिल्कुल। और देखिए, इस पूरे विवाद की जो जड़ है ना, वो सेक्शन 376 आईपीसी यानी रेप से जुड़े कानून में है। अदालत इसमें सिर्फ टूटे हुए दिल को नहीं देखती, बल्कि रिश्ते की शुरुआत की नीयत को देखती है। अच्छा, तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2011 में। राइट। दो लोग एक रिश्ते में आते हैं जो पहले से ही किसी और से शादीशुदा है। फिर क्या होता है कि औरत अपने पति को तलाक दे देती है। हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि ये दूसरा इंसान उससे शादी करेगा। राइट। पर बाद में आदमी मुकर जाता है। अब उस पर रेप के चार्जेस लग गए और निचली अदालतों ने केस आगे भी बढ़ा दिया। हाँ हाँ। अब यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। अगर उसने वादे पे भरोसा करके अपना घर तोड़ा और आदमी पीछे हट गया, तो ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ ना। इसे रेप क्यों नहीं मान सकते? सुनने में तो ये धोखा ही लगता है, लेकिन यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त कानूनी लकीर खींची है। कोर्ट ने फॉल्स प्रॉमिस मतलब झूठे वादे और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी वादे के टूटने के बीच का अंतर समझाया है। अच्छा, तो इन दोनों में कानूनी फर्क क्या है? देखिए, फॉल्स प्रॉमिस का मतलब है कि आदमी की नीयत पहले दिन से ही खराब थी। उसका मकसद सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना था और शादी का इरादा कभी था ही नहीं। पर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में शुरू में इरादा एकदम सच्चा होता है, लेकिन बाद में हालात बदल जाते हैं। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। मतलब ये किसी फ्लाइट को बुक करने जैसा है। ब्रीच तब है जब खराब मौसम की वजह से एयरलाइन को फ्लाइट कैंसिल करनी पड़े। उनका इरादा आपको ले जाने का था। बिल्कुल, पर हालात बदल गए। हाँ, और फॉल्स प्रॉमिस तब है जब एयरलाइन ने आपको टिकट बेच दी, जबकि उनके पास कोई हवाई जहाज था ही नहीं। मतलब शुरू से ही धोखा। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। सुप्रीम कोर्ट ने नईम अहमद केस का हवाला देते हुए यही बात समझाई कि जब दो अडल्ट्स 5 या 10 साल तक किसी गहरे रिश्ते में रहते हैं ना, तो वो रिश्ता सिर्फ शादी की एक शर्त पर नहीं टिका होता। हाँ, इतने लंबे वक्त में एक आपसी लगाव तो बन ही जाता है। सही कहा। इतने सालों में एक साझा जिंदगी बन जाती है और इसीलिए रिश्ते के खत्म होने पर आप उन सालों की आपसी सहमति को अचानक धोखा या रेप का नाम नहीं दे सकते। पर एक सेकंड, एक बात बताइए। हाँ। कोई इंसान सालों पहले क्या सोच रहा था, उसकी नीयत शुरू से खराब थी या बाद में बदली, ये साबित कैसे होता है? कोर्ट किसी के दिमाग में तो घुस नहीं सकता ना। यहीं पर इस केस का सबसे दिलचस्प सबूत सामने आता है, एक कस्टम मंगलसूत्र। मंगलसूत्र? अरे वाह, ये कैसे? हाँ, जसपाल ने एक मंगलसूत्र बनवाया था जिस पर जस लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये उसकी शुरुआती सच्ची नीयत का सबसे बड़ा सबूत है। मतलब उसने सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए कोई खोखला वादा नहीं किया था। समझ गए, वो सच में शादी करना चाहता था। बिल्कुल, इसलिए रेप का चार्ज बेबुनियाद माना गया। तो अगर ये इतना ही साफ था, तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक खिंचाई क्यों? मतलब निचली अदालतों ने इसे शुरुआत में ही खारिज क्यों नहीं कर दिया? इसका जवाब सेक्शन 227 सीआरपीसी में है। ये चार्ज फ्रेमिंग से जुड़ा है। इसे आप एक फिल्टर मान सकती हैं, जो ये तय करता है कि एक्चुअल ट्रायल शुरू होना चाहिए या नहीं। ओके, तो इस फिल्टर में क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ ये हुई कि कानून कहता है इस स्टेज पर जज को मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। मतलब सबूतों की बहुत गहराई से चीरफाड़ नहीं करनी है, बल्कि सिर्फ कंप्लेंट की फेस वैल्यू देखनी है। मतलब अगर शिकायत ऊपर ऊपर से पढ़ने पर ही साफ हो जाए कि अपराध नहीं बनता, तो केस वहीं खत्म कर देना चाहिए। एकदम सही। और इस केस में कंप्लेंट की फेस वैल्यू ही बता रही थी कि ये आपसी सहमति का लंबा रिश्ता था, कोई रेप नहीं। तो अगर इस पूरी चर्चा से आम लोगों के लिए कोई सबक निकालें, तो वो साफ है कि हर टूटा हुआ दिल किसी क्रिमिनल केस की बुनियाद नहीं बन सकता। कानून भावनाओं और अपराध को अलग अलग चश्मे से देखता है। हाँ, और वकीलों के लिए भी इसमें बड़ी सीख है कि लीगल ड्राफ्टिंग के समय ब्रीच और फॉल्स प्रॉमिस का फर्क साफ होना चाहिए। राइट। साथ ही सेक्शन 227 का सही इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि बिना किसी ठोस आधार के कोई सालों तक क्रिमिनल ट्रायल में ना पीसा जाए।
ये केस वाकई सोचने पर मजबूर करता है, पर जाते जाते एक बात दिमाग में अटक रही है। बताइए। अगर कानून ये मानकर चलता है कि एक 5 साल लंबे एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ते में दोनों एडल्ट्स को अपने फैसलों के नतीजे पूरी तरह पता होते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि सालों तक चलने वाले किसी भी इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए अब कोई कानूनी सेफ्टी नेट बचा ही नहीं है? क्या जज्बाती धोखे की दुनिया में कोई नियम लागू नहीं होते? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।